जैसे ही चाय में उबाल आया, सुचित्रा ने आंच धीमी कर दी। चाय के उबाल को तो कम या बंद किया जा सकता है, पर मन के उबाल पर कैसे काबू पाया जाए। चाय में तो शक्कर डालकर उसकी मिठास बढ़ाई जा सकती है, पर जबान की मिठास बढ़ाने की काश कोई शक्कर होती। सोचते हुए वे चाय लेकर लॉन में शेखर के पास पहुंची। दोनों की आधी चाय खत्म हो चुकी थी। बाहर अभी भी खामोशी पसरी थी, जबकि भीतर सवालों का द्वंद्व चल रहा था। चाय खत्म होकर कप रखे जा चुके थे। शेखर, हमसे कहाँ और क्या गलती हुई? सुचित्रा, अपने आप को दोष देना बंद करो। तुमसे कहीं कोई गलती नहीं हुई। शायद कुदरत की मर्जी यही हो। एक बार बाहर फिर खामोशी छा गई। जब हमें कुछ समझ नहीं आता या हमारी समझ के बाहर होता है तो कुदरत पर ही टाल दिया जाता है। मानव स्वभाव ऐसा ही है। शेखर और सुचित्रा की दो बेटियां हैं, रीता और रीमा। रीता रीमा से 1.5 साल बड़ी है, पर लगती दोनों जुड़वा नए नक्श भी काफी मिलते हैं। बस रीमा का रंग रीता से साफ है। भारतीयों की अवधारणा है कि गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक होता है। जिसका रंग जितना साफ होगा वो उतना ही सुंदर माना जाएगा। जबकि दोनों की परवरिश समान माहौल में हुई, फिर भी स्वभाव में दोनों एक दूसरे के विपरीत थी। एक शांत तो दूसरी उतनी ही जिद्दी और उग्र स्वभाव की। वैसे भी ज्यादातर देखा जाता है कि बड़ी संतान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शांत स्वभाव की होती है। उसकी वजह शायद यही है, तुम बड़े हो उसे ये दे दो, तुम बड़े हो उसे मत मारो, तुम बड़े हो समझदार हो, भले ही दोनों में अंतर बहुत कम हो और छोटा अपनी अनजाने में ही हर इच्छा पूर्ति के कारण जिद्दी हो जाता है। यही रीता और रीमा के साथ भी हुआ। आर्थिक संपन्नता के कारण बचपन से ही रीमा की हर इच्छा कम होती रही, मगर उसका परिणाम ये होगा किसी ने सोचा नहीं था। रीता समझदार थी। अगर उसे ठीक से समझाया जाए तो वो समझ जाती थी, पर रीमा वही करती थी जो मन में ठान लेती थी। किसी के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। शेखर ये कहकर सुचित्रा को दिलासा देते कि अभी छोटी है, बड़ी होने पर सब समझ जाएगी। अब तो वो बड़ी भी हो गई, पर उसकी आदत नहीं बदली, बल्कि पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो गई है। रीता के लिए तुषार का रिश्ता आया है, पर सुचित्रा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस घर में कोई भी महिला सदस्य नहीं है। केवल तुषार और उसके बीमार पिता हैं। हर माँ को अपनी बच्ची हमेशा छोटी ही लगती है। वो परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा भी नहीं पाएगी, इसमें हमेशा संशय रहता। शेखर के समझाने और तुषार की अच्छी जॉब के कारण अंत में सुचित्रा शादी के लिए मान गई। रीता ने भी तुषार से मिलकर अपनी रजामंदी दे दी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हुई। रीमा भी बहुत खुश थी। तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। वो इस बात से ज़्यादा खुश थी कि अब पूरे घर में उसका राज रहेगा और बात बात में माँ द्वारा रीता से उसकी तुलना भी नहीं होगी। खैर, बिना किसी परेशानी के शादी हो गई। शेखर ने बहुत कोशिश की आंसुओं को रोकने की, पर नाकाम रहे। बेटी की विदाई सभी की आंखें गीली करती है। अपने दिल का टुकड़ा किसी और को सौंपना वाकई कठिन होता है, पर तसल्ली थी कि रीता इसी शहर में है और 4 दिन बाद आ जाएगी। लड़की की विदाई के बाद घर का सूनापन असहिष्णुता होता है। सुचित्रा को बिखरे घर को समेटने में व्यस्त हो गई। ससुराल के नाम से ही हर लड़की के मन में डर समाया रहता है। रीता भी सहमी हुई ससुराल पहुंची। एक अनजाना सा भय था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, पर उसका स्वागत जिस आत्मीयता और धूमधाम से हुआ, उसे डर कुछ कम हो गया। वाह तुषार, बहू तो छांट कर लाया है, कितनी सुंदर है। चाची ने मुँह दिखाई देते हुए तारीफ की। भाभी, आपकी मेहंदी का रंग तो बड़ा गाढ़ा है। भैया की प्यारी जो है। सुनते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया।
चुहल और हंसी खुशी के माहौल ने उसके डर को लगभग खत्म कर दिया था। तुषार का साथ पाकर बहुत खुश थी वो। हनीमून पर जाने के लिए तुषार पहले ही मना कर चुका था। वो पापा को अकेला छोड़कर हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। अपने पिता के प्रति प्रेम और परवाह देख रीता को बहुत अच्छा लगा। 4 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पापा उसे लेने के लिए आ गए। घर पहुंचने पर उसने देखा उसकी सभी चीज़ों पर रीमा ने अपना हक जमा लिया है। उसे बहुत गुस्सा आया पर शांत रही। बोली, रीमा, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, पर अब ये घर तो तुम्हारा है नहीं, तो ये सब चीज़ें मेरी हुई ना। रीता उदास होते हुए बोली, मम्मा, क्या सचमुच अब इस घर से मेरा कोई नाता नहीं? ये घर हमेशा तेरा है, पर अब एक और घर तेरा हो गया है जिसकी जिम्मेदारी तुझे निभानी है बेटा। अभी आए 2 ही दिन हुए थे, पर पता नहीं जिस घर में पली बड़ी थी वो अपना सा क्यों नहीं लग रहा था। तुषार की कमी खल रही थी, जबकि दिन में 2 से 3 बार फोन पर बातें होती रहती थी। मेहमानों के जाने के बाद घर खाली खाली हो गया था। तुषार उसे लेने आ गया। घर पर छोड़कर जल्दी आने की कहकर तुषार ऑफिस चला गया। उसने चारों ओर नजर घुमाई। उसे घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगा। पूरा घर अस्त व्यस्त। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। बहू रानी, झाड़ू कहाँ है? इस कमरे की सफाई करनी है। देखो कितना गंदा है, तुम ठीक से सफाई नहीं करती लगता। अभी कर देती हूँ। दोनों ने मिलकर कमरा व्यवस्थित किया। बेडशीट बदली, तुषार की अलमारी में कपड़ों को व्यवस्थित किया, सारे सामान को यथास्थान रखा। बहू रानी, इस कमरे की तो रंगत ही बदल गई। लग ही नहीं रहा कि ये वही कमरा है। चलो अब पापा जी के कमरे की सफाई करते हैं। पापा जी, आप ड्राइंग रूम में आराम कीजिए, हमें आपके कमरे की सफाई करनी है। पापा जी ने अचरज से सिर उठाकर रीता की ओर देखा, पर बोले कुछ भी नहीं। चुपचाप जाकर दीवान पर लेट गए। कमरे में दवाइयों की खाली शीशियां, रैपर बिखरे पड़े थे। चादर पर्दे भी कितनी गंदे, पता नहीं कब से नहीं बदले गए। कमरे में सीलन की बदबू से रीता को खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। इस बीमार कमरे में पापा जी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? सबसे पहले उसने सारी खिड़कियां खोली। न जाने कब से बंद थी। उनके खोलते ही लगा जैसे मृत प्राय कमरा सांस लेने लगा है। खिड़कियों से आती हवा और धूप ने जैसे कमरे को नया जीवन दे दिया। सफाई होते ही कमरा जीवंत हो उठा। रीता ने एक लंबी सांस ली। बदबू अभी भी थी। उसने रूम फ्रेशनर से दूर करने की कोशिश की। कमरे में आते ही पापा जी ने मुआयना किया। खुली खिड़कियों से आती हवा और रोशनी से जैसे उनके अंदर की भी खिड़की खुल गई। चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई उनके। पलटकर रीता की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, थैंक्स। पापा जी को कोई बीमारी नहीं थी। वे मम्मी जी के जाने के बाद चुपचाप से हो गए थे। खुद को एक कमरे तक सीमित कर लिया था। तुषार भी दिन भर घर पर नहीं रहता था और नौकरों से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसके चेहरे पर अवसाद साफ साफ दिखाई देता था। ये सब बातें तुषार उसे पहले ही बता चुका था। कमरे की तो सफाई हो गई। अब एक काम जो बहुत ज़रूरी था, या वो था पापा जी को अवसाद से बाहर निकालना। वो थक गई थी, पर इस थकावट में भी आनंद की अनुभूति हो रही थी। भूख लगने लगी थी। फटाफट नहा धोकर लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंची। उफ, कितनी धूल है इस टेबल पर। रीता खींच उठी। बहू रानी, इस टेबल पर कोई खाना नहीं खाता, इसलिए। अरे रुको पारो, ये थाली किसके लिए ले जा रही हो? पापा जी के लिए। वे अपने कमरे में ही खाना खाते हैं ना, हम वहाँ खाना रख देते हैं। जब उनकी इच्छा होती है खा लेते हैं, लेकिन तब तक तो खाना ठंडा हो जाता होगा ना। 2 रोटियां और थोड़े से चावल, इतना कम खाना? पापा जी बस इतना ही खाते हैं बहू रानी।
रीता की समझ में आ गया था कि कोई भी अकेले और ठंडा बेस्वाद खाना कैसे खा सकता है। इसलिए पापा जी की खुराक कम हो गई है। उनकी कमज़ोरी की ये भी एक वजह हो सकती है। तुम टेबल साफ करो, पापा जी आज से यहीं पर खाना खाएंगे। बहू रानी, कमरे से बाहर नहीं आएंगे, वो आएंगे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। पापा जी बिस्तर पर लेटे छत की तरफ एकटक देख रहे थे। रीता के आने का उन्हें पता ही नहीं चला। पापा जी, उठिए और चलिए, खाना खाते हैं। मेरा खाना यहीं भिजवा दो बहू, वे धीरे से बोले। पापा जी, मैं तो हमेशा माँ, पापा और रीमा के साथ खाना खाती थी। यहाँ पर अकेले मुझसे न खाया जाएगा। रीता ने उनके पलंग के पास जाकर कहा। पापा जी चुपचाप आकर बैठ गए। सभी आश्चर्य से कभी रीता को तो कभी पापा जी को देख रहे थे। खाना खाते हुए रीता बातें भी कर रही थी, पर पापा जी हाँ और हूँ में ही जवाब दे रहे थे। रीता देख रही थी, खाना खाते हुए पापा जी के चेहरे पर तृप्ति का भाव था। पता नहीं कितने दिनों बाद गरम खाना खा रहे थे वे। खाना भी रोज के मुकाबले ज़्यादा खाया उन्होंने। फिर रीता ने थोड़ी देर आराम किया। शाम के 6 बजे थे। फटाफट तैयार हुई। कमरे के इस बदलाव पर तुषार की प्रतिक्रिया जो देखना चाहती थी। बार बार नज़र घड़ी पर जा रही थी उसकी। तुषार का इंतज़ार करना उसे भारी लग रहा था। डोरबेल बजते ही वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोली। तुषार का मन खिल उठा। कौन नहीं चाहता घर पर उसका स्वागत मुस्कुराहटों के साथ हो। सॉरी, देर हो गई आने में। कोई बात नहीं। कमरे में पैर रखते हुए चारों ओर नज़र घुमाई और फिर एक कदम पीछे हट गया। क्या हुआ? शायद मैं गलत घर में आ गया हूँ, रीता ने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। हाँ, आप मेरे घर में आ गए हो। और फिर दोनों की सम्मिलित हंसी से कमरा भी मुस्कुरा उठा। रीता को अपने काम की प्रशंसा मिल चुकी थी। पलंग पर बैठकर तुषार जूते उतारकर हमेशा की तरह जैसे ही उन्हें पलंग के नीचे खिसकाने लगा, रीता बोल पड़ी। प्लीज़ जूते रैक पर रखें। सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। कहते हुए उसने जूते रैक पर रख दिए। आदतें एकदम से नहीं बदलती, उन्हें समय तो लगता ही है। जैसे ही तुषार ने कपड़े उतारकर बिस्तर पर रखे, रीता ने उठाकर हैंगर पर टांग दिए। बार बार टोकना व्यक्ति में खींच पैदा करता है। यह बात रीता बहुत अच्छी तरह से समझती थी। आदतन बाथरूम से निकलकर तौलिया फिर बिस्तर पर। जब मुस्कुराते हुई रीता उसे बाथरूम में टांगने गई तो तुषार को अपनी इस हरकत पर थोड़ी शर्म महसूस हुई। तभी उसने तय कर लिया कि वो भी कोशिश करेगा चीज़ें व्यवस्थित रखने की। अच्छा बताओ, ससुराल में आज का दिन कैसे बिताया? मैं भी ना, मुझे दिखाई दे रहा है दिन भर तुमने बहुत मेहनत की। पहली बात तो ये है, ये ससुराल नहीं, मेरा अपना घर है। इसे व्यवस्थित करना भी तो मेरा ही काम है। फिर रीता ने पापा जी के कमरे की सफाई की, पापा जी का डाइनिंग टेबल पर खाना खाना, सारी बातें विस्तार से बताई। तुषार को खुद पर नाज हो रहा था कि इतनी सुघड़ पत्नी मिली। अरे 9 बज गए, समय का पता ही नहीं चला। डिनर का भी समय हो गया। आप पहुँचिए, मैं पापा जी को लेकर आती हूँ। फिर उनके कमरे में जाकर बोली, पापा जी चलिए ना, खाना तैयार है। इस बार पापा जी बिना कुछ कहे ही डाइनिंग टेबल आकर बैठ गए। पापा जी, मुझे अभी आपकी और तुषार की पसंद नहीं मालूम, इसलिए आज अपनी पसंद से खाना बनवाया है। तुम्हारी पसंद भी तुम्हारी तरह अच्छी ही होगी बहू। क्यों पापा जी? तुषार की इस बात का जवाब पापा जी ने मुस्कुराहट में दिया। रीमा को घर के कामों से कोई मतलब नहीं था। रीता की शादी के बाद पापा को सारे काम अकेले ही करने पड़ते थे। शादी को 1 साल होने वाला था। पापा जी अवसाद से बाहर आ गए थे। उनकी दवाइयाँ भी बहुत कम हो गई थी। अब वे
कमरे में सिर्फ सोने जाते थे। जैसे एक छोटा बच्चा दिन भर माँ के आगे पीछे घूमता है, वही हाल पापा जी का भी हो गया था। थोड़ी भी देर अगर रीता दिखाई न दे तो पूछने लग जाते। एक साल में मुश्किल से एक दो बार ही मायके गई थी वो। पापा जी जाने ही नहीं देते थे उसे। वो खुद भी पापा जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मायका लोकल होने के कारण मम्मी पापा खुद ही मिलने आ जाते थे। पापा जी अस्वस्थ होने के कारण अपने बेटे की शादी एंजॉय नहीं कर पाए थे, इसलिए वे शादी की पहली सालगिरह धूमधाम से मनाना चाहते थे। इसके लिए वे बहुत उत्साहित भी थे। सारे कार्यक्रम की रूपरेखा भी वही बना रहे थे। आखिर जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। सुबह से ही तुषार और रीता के मोबाइल सांस नहीं ले पा रहे थे। हाथ में ऐसे चिपके थे जैसे फेविकोल का जोड़ हो। एक के बाद एक बधाइयाँ जो आ रही थी। घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। मेहमानों का आना भी शुरू हुआ। कुछ तो रात में ही आ गए थे। पापा जी सभी मेहमानों का स्वागत उत्साहपूर्वक कर रहे थे। बीच बीच में शाम के प्रोग्राम की भी जानकारी ले रहे थे। बहुत ही शानदार आयोजन था। लाइटें इतनी कि आंखें चौंधिया जाए। कई व्यंजन, लजीज खाना, सभी तारीफ कर रहे थे। तुषार भी शादी के दिन इतना सुंदर नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। कहते हैं जब व्यक्ति खुश होता है तो चेहरे पर चमक आ ही जाती है। रीमा को तो तुषार का साथ वैसे भी अच्छा लगता था और आज उसकी नज़रें तुषार के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। पापा जी ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने सुना भर था कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, पर अब उसका अनुभव भी कर लिया। मेरा घर भूत के डेरे के समान ही था, पर रीता ने आकर उसे एक खूबसूरत और खुशहाल घर बना दिया। रीता ने घर ही नहीं, घर में रहने वालों की भी काया पलट दी। मैं बहुत खुश हूँ जो रीता जैसी बहू हमारे घर आ गई। मेरे लिए भी घर एक सराय जैसा था जहाँ मैं रात गुजारने आता था, पर उस सराय को एक घर बनाने का श्रेय रीता को जाता है। कहते हुए तुषार ने रीता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सभी ने रीता की खूब सारी तारीफ की। तभी अचानक रीता को चक्कर आ गया। वो गिरती उसके पहले ही तुषार ने उसे संभाल लिया। सभी घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया। जितने लोग उतनी बातें। कोई बोला काम की अधिकता की वजह से चक्कर आया, तो किसी ने कहा नींद पूरी नहीं हुई होगी। कोई कह रहा था ठीक से खाना नहीं खाया होगा। महिलाओं में एक अलग ही खुसुर-फुसुर थी। सबसे ज़्यादा चिंता पापा जी और तुषार के चेहरे पर झलक रही थी। डॉक्टर ने जैसे ही रीता के पैर भारी होने की सूचना दी, मुरझाए चेहरे खिल उठे। पापा जी तो इतने खुश हुए जैसे खजाना हाथ लग गया हो। रीमा रीता की खुशी में खुश नहीं थी, वरन उसे इस बात की जलन हो रही थी कि तुषार जैसा जीवन साथी उसे क्यों नहीं मिला। वो तुषार की ओर खिंचाव सा महसूस करने लगी थी। वो तुषार के करीब आने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती। रीता की तबीयत के बहाने उस पर घर में उसका आना जाना बढ़ गया था। घर का माहौल पूरी तरह पलट गया। अभी तक रीता तुषार और पापा जी का ख्याल रखती थी, अब ये दोनों मिलकर रीता का ख्याल रख रहे थे। कभी कभी मजाक में रीता पापा जी से बोल भी देती थी कि आप तो ससुर से सासू माँ बन गए। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, पापा जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब तो वे रीता की हर गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। उस दिन सुबह से रीता अनमनी सी थी, बार बार लेट जाती थी। पापा जी ने तुषार को ऑफिस जाने से मना किया। ऐसा पहले भी हुआ जब पापा जी ने उसे ऑफिस जाने से मना किया और उसने हर बार उनकी बात मानी। दोपहर होते होते रीता को दर्द शुरू हो गया। हालांकि डॉक्टरों ने जो तारीख दी थी उसमें अभी 7 दिन बाकी थे, मगर वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए तुरंत अस्पताल पहुँचे।
रीता डिलीवरी रूम में थी। बाहर पापा जी और तुषार चहलकदमी कर रहे थे। नर्स ने कई बार टोका, आप लोग आराम से बैठ जाएं, डिलीवरी में अभी टाइम है। वे 2 मिनट बैठते फिर चहलकदमी शुरू कर देते। जितनी बार नर्स बाहर आती उतनी ही बार पापा जी उससे पूछते कि रीता तो ठीक है ना, और वो हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, सब ठीक है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। नर्स ने जैसे ही खबर दी, पापा जी ने उससे पूछा, रीता तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, पर आपने ये नहीं पूछा कि बेटा हुआ या बेटी। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों स्वस्थ होने चाहिए। नर्स ने उन्हें अचरज से देखा और फिर अंदर चली गई। अब चहलकदमी बंद हो गई थी। थोड़ी ही देर में नर्स कपड़े में लिपटे नवजात को लेकर बाहर आई, फिर तुषार को देते हुए बोली, बेटा हुआ है। तुषार ने पापा जी की तरफ इशारा करके कहा कि पहला हक इनका है। जैसे ही पापा जी ने उसे हाथों में लिया, एकटक देखते रहे। उन्होंने कोशिश तो बहुत की पर आंसुओं को रोक ना पाए। पापा जी क्या हुआ? तुषार परेशान हो उठा। बच्चे को तुषार को सौंपते हुए बोले, कुछ नहीं, आंखों से कुछ नहीं छिपा सकते, ये आंसू खुशी के हैं। मैं इतना खुश तो तेरे पैदा होने पर भी नहीं हुआ था जितना आज हूँ। कभी कभी डर भी लगता है कहीं इन खुशियों पर किसी की नज़र न लग जाए। मूल से ब्याज जो प्यारा होता है, तुषार ने हंसकर जवाब दिया। अब बेबी मुझे दीजिए, वैक्सीनेशन करना है। सिस्टर, हम रीता से कब मिल सकते हैं? थोड़ी देर बाद हम उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब मिल लेना। 8 नंबर रूम में जाकर आप लोग रीता से मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद आकर नर्स ने कहा। पापा जी ने समझदारी दिखाते हुए पहले तुषार को रीता से मिलने भेजा। रीता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए तुषार ने कहा, कैसी हो? थैंक्स मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। रीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा जी कहाँ हैं? बाहर है, अभी बुलाता हूँ। अंदर आते ही पापा जी ने रीता के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ठीक तो हो ना? आज घर को फूलों से सजाया गया था। दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली भी बनाई गई थी। रीता अस्पताल से घर जो आने वाली थी। रीता और बच्चे का स्वागत पापा जी ने थाली बजाकर किया। पापा जी ने तो उसका नामकरण भी रख दिया, प्रिंस। रीता को देखभाल की ज़रूरत थी। सुचित्रा ने कुछ दिन यहीं रुकने का निश्चय किया तो रीमा की तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। तुषार के साथ रहने का मौका जो मिल गया। ऐसा नहीं कि तुषार कुछ समझता नहीं था, वो हमेशा कोशिश करता था कि रीमा से दूर रहे। किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। वो जितना दूर होता, रीमा उतना ही उसके करीब आने की कोशिश करती। उसकी तो जिद थी कि तुषार को पाना है, पर तुषार तो रीता से खुश और संतुष्ट था। वो किसी भी कीमत पर उसे धोखा नहीं देना चाहता था। प्रिंस के आने से पापा जी का बचपना लौट आया था। उन्हें तो मानो एक खिलौना मिल गया था जिसे वे अपनी आँखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहते थे। नेपी बदलना, पॉटी साफ करने जैसे कामों में भी कोई हिचक नहीं थी उन्हें। समय बीतते देर नहीं लगती। प्रिंस अब 1 साल का हो गया था। अब तो वो चलने भी लगा था। प्रिंस को खिलाने के बहाने रीमा का आना जारी था। दिन भर प्रिंस के पीछे पीछे पापा जी भागते रहते। रीता ने कई बार टोका भी कि पापा जी आप थक जाएंगे, आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा, पर उनकी दुनिया तो प्रिंस के इर्द गिर्द ही थी। वे पहले से ज़्यादा खुश और स्वस्थ नजर आते थे। आखिर जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। रीमा अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसका छुट्टी के दिन आना और घंटों बतियाना, कभी कभी एक ही थाली में खाना खाना पापा जी की अनुभवी आंखों से छिप ना सका। उन्हें आने वाले तूफान का आभास होने लगा था।
उन्होंने इशारे इशारे में रीता को कई बार समझाने की कोशिश भी की, पर रीता को तो तुषार और रीमा पर इतना विश्वास था कि वो इसे पापा जी का वहम मानती। आज फिर पापा जी ने रीता से बात की। पापा जी, जीजा साली में तो हंसी मजाक चलता है, आप बेकार में ही परेशान होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उन दोनों के बीच। प्रिंस जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पापा जी उतने ही छोटे बनते जा रहे थे। दिन भर उसके साथ खेलना, उसके जैसे ही तुतलाकर उससे बात करना। आज रीता की किटी पार्टी थी। प्रिंस को खाना खिलाकर पापा जी के पास सुलाकर वो किटी में जाने के लिए तैयार होने लगी। वैसे भी प्रिंस ज़्यादा समय अपने दादाजी के साथ बिताता था, इसलिए उसे छोड़कर जाने में रीता को कोई परेशानी नहीं थी। जिसके यहाँ किटी थी, उसके कुटुंब में किसी की गमी हो जाने की वजह से किटी कैंसिल हो गई और वो जल्दी घर लौट आई। बाहर तुषार की गाड़ी देख आश्चर्य हुआ। आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? अगले ही पल आशंकित होते हुए कि कहीं तबीयत तो खराब नहीं है, जल्दी जल्दी बेडरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचते ही ठिठक गई। अंदर से रीमा की आवाज़ें जो आ रही थी। रीमा को तो इस समय कॉलेज में होना चाहिए, यहाँ कैसे? कहीं पापा जी की बात सही तो नहीं है? गुस्से में जोर से दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखते ही उसके तो होश उड़ गए। तुषार तो रीता को देखते ही सकपका गया, पर रीमा के चेहरे पर शर्मिंदगी का नामो निशान नहीं था। गुस्से से रीता का चेहरा तमतमा उठा, आंखों से अंगारे बरसने लगे। पूरी ताकत से रीमा को इसी समय कमरे से और घर से जाने को कहा। तुषार तो सिर झुकाए खड़ा रहा, पर रीमा ने कमरे से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। रीता ने बहुत बुरा भला कहा, पर रीमा पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। हार कर रीता को ही कमरे से बाहर आना पड़ा। उसकी रुलाई थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला उसने और फिर हिम्मत करके तुषार से बात करने कमरे में गई और बोली, तुषार, इस घर में या तो रीमा रहेगी या मैं। उसे लगा ये सुनकर तुषार रीमा को जाने के लिए कह देगा, मगर वो बोला, रीमा तो यहीं रहेगी, तुम्हें अगर नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। तुषार से इस जवाब की उम्मीद तो रीता को बिल्कुल नहीं थी। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सुचित्रा और शेखर ने भी रीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अपनी जिद पर अड़ी रीमा किसी की भी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। अभी तक जो काम चोरी छिपे होता था, अब वो खुल्लम खुल्ला होने लगा। रीता को तो अपने बेडरूम से भी बेदखल होना पड़ा। जिस घर में हंसी गूंजती थी, अब वीरानी सी छाई थी। आखिर कोई कब तक सहे? इन सब का असर रीता की सेहत पर भी होने लगा। सुचित्रा और शेखर ने तय किया कि रीता उनके पास आकर रहेगी, वरना वहाँ रहकर तो घुटती रहेगी। तुषार को प्रमोशन मिली थी। आज उसने प्रमोशन की खुशी में पार्टी रखी थी। रीता जाना ही नहीं चाहती थी। लोगों की नज़रों और सवालों से वो बचना जो चाहती थी। पार्टी में वो रीमा को लेकर गया। पापा जी बहुत परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वे किसी भी कीमत पर रीता और प्रिंस को इस घर से जाने नहीं देना चाहते थे। उनके जाने के बाद वे कैसे जिएंगे, पर रोके भी तो कैसे? इसी उधेड़बुन में लगे थे कि अचानक उन्होंने एक ठोस निर्णय ले लिया। रीता का कमरा साफ करते हुए सुचित्रा ने शेखर से कहा, पता नहीं मुझसे रीमा की परवरिश में कहाँ चूक हो गई। कितनी बार तुमसे कहा अपने आप को दोष मत दिया करो सुचित्रा। नहीं शेखर, अगर बचपन में ही उसकी जिद ना मानी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। जब भी उसने रीता की किसी चीज़ पर हक जमाया, हमने हमेशा ये कहकर रीता को समझाया कि छोटी बहन है, दे दो। पर इस बार उसने जो चीज़ लेनी चाहिए वो कैसे दी जा सकती है?
सपने में भी नहीं सोचा था रीमा रीता का घर ही उजाड़ देगी। काश मैंने रीमा पर नज़र रखी होती, उसे इतनी छूट न दी होती। ये सब मेरी भूल की वजह से हुआ। रीता बैग में कपड़े रखते हुए सोच रही थी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, तुषार भी बदल जाएगा। काश मैंने पापा जी की बात को सीरियसली लिया होता। उन्होंने तो मुझे बहुत बार आगाह किया, पर मैं समझ ही नहीं पाई। जो कुछ हुआ उसमें मेरी ही गलती है। पापा जी के मन में उथल पुथल मची थी। वे रीता के पास जाकर बोले, कपड़े वापस अलमारी में रखो, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। पर पापा जी, मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी जब तुषार ही नहीं चाहता? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? इस घर को घर तो तुमने ही बनाया है, तुम ही चली जाओगी तो वीराना हो जाएगा। मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे और प्रिंस के बिना? अब तुम अपने बेडरूम में जाओ, ये घर तुम्हारा है। जी पापा जी, कहे वो प्रिंस को लेकर सोने चली गई। रात के 2 बज रहे थे। तुषार और रीमा अभी तक नहीं आए थे। पापा जी की आंखों की नींद उड़ गई थी। वे सोच रहे थे कि मैं तो बड़ा और अनुभवी था, जब मुझे आभास हो गया था तो चुप क्यों बैठा रहा? सारी मेरी ही गलती है। हर कोई इस भूल के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहा था, जबकि जो दोषी था वो तो अपने आप को दोषी मान ही नहीं रहा था। घड़ी ने 12 बजा दिए। पापा जी ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और आंखें बंद कर दीवान पर लेट गए। मन में विचारों का घुमड़ना जारी था। गेट खुलने की आवाज़ आते ही पापा जी ने खिड़की से देखा। तुषार गाड़ी पार्क कर रहा था। दोनों हाथों में हाथ डाले लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। तुषार ने इंटरलॉक खोला पर दरवाज़ा नहीं खुला। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? हटो, मैं खोलती हूँ। पर रीमा से भी नहीं खुला। लगता है किसी ने अंदर से बंद कर दिया है। अरे ये बैग कैसा रखा है यहाँ? रीता के होंगे, वो आज मम्मी के घर जा रही थी ना। तुषार ने दरवाज़ा कई बार खटखटाया, पर कोई उत्तर न आने पर रीता को आवाज़ लगाई, पर तब भी कोई जवाब नहीं। लगता है रीता गहरी नींद में है। पापा जी को आवाज़ लगाता हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अंदर से ही पापा जी ने जवाब दिया, देखो दरवाजे पर ही एक तुम्हारा और एक रीमा का बैग रखा है। ये घर मेरा है, मुझे अंदर आने दीजिए। बरखुरदार, तुम भूल रहे हो, मैंने अभी ये घर तुम्हारे नाम नहीं किया है। पापा जी, मैं इस समय कहाँ जाऊँगा? ये फैसला भी तुम्हें ही करना है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जब तुम्हें पूरी तरह समझ आ जाए कि तुम क्या कर रहे हो और कुछ ऐसा कि इस दरवाजे की एक और चाबी तुम्हें मिले, तब तक ये दरवाज़ा बंद समझो। दोनों का नशा काफूर हो चुका था। थोड़ी देर इंतज़ार किया कि शायद पापा जी दरवाज़ा खोल दें, मगर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, रीमा चलो गाड़ी में बैठो। तुषार, मुझे घर पर उतार दो, तुम्हें तो रात को शायद होटल में रहना पड़ेगा। रीमा को मन में खुशी भी थी कि बहन का घर तोड़ दिया, पर यह डर भी था कि तुषार जैसा बेवकूफ़ पार्टनर कहीं हाथ से न निकल जाए। तुषार भी शादी के दिन इतना सुंदर नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। कहते हैं जब व्यक्ति खुश होता है तो चेहरे पर चमक आ ही जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।